नमस्कार दोस्तों, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी क्रिकेट खेलना नहीं जानते थे। इसलिए मैंने अपने बचपन के दोस्त के साथ क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी जो हूँ, हमारी शानो शौकत देखने लायक थी। कम तो मनीष का परिवार भी नहीं था। मनीष दो फैक्ट्री के मालिक थे देश भर में, उनका बिजनेस फैला था। देखने वाले कभी हम दोनों को राम सीता की जोड़ी बताते तो कभी राधा कृष्ण की। शादी के बाद मैं मायके से विदा होकर ससुराल में आ गई। मन में अनेक प्रकार की खुशियां घर करने लगी थी। मैं तो मनीष के साथ जीवन के हसीन सपने संजो रही थी। मैं तो एक दिन में ही पापा का घर भूल गई। सारा दिन रिश्तेदारों में हंसी खुशी कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शाम होते होते मुझे बहुत थकान होने लगी। खाना भी सब लोगों ने मिलकर ही खाया। मुझे भी आभास था कि आज की रात मेरे लिए कितनी कीमती है। इंतजार का एक एक पल एक एक घंटे जैसा बीत रहा था। घड़ी में 10 बज चुके थे, पर मनीष की अभी तक कोई खबर नहीं थी। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चला कब थकान मुझे पर हावी हो गई और मुझे नींद आ गई। अचानक मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि मनीष ने कहा, तुम सो जाओ, मुझे पता है तुम बहुत थक गई होगी। सुबह मैं एक अच्छी बहू की तरह उठते ही तुरंत नहा धोकर तैयार होकर बाहर सास ससुर के पास पहुंची। मैं पहले ही दिन घर में घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। सास ससुर को चाय पिलाकर और अपना शगुन लेकर मैं अपने कमरे में मनीष के पास पहुंची तो वो भी जाग चुके थे। घर में सास के साथ और सारा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। पापा और मनीष 8 बजे तक घर आए। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपने कमरे में जाकर तैयार होना चाहती थी। मुझे मनीष का बेसब्री से इंतजार था। कल तो कुछ मेहमान और दोस्तें थे घर में, पर आज तो कोई नहीं था। आशीष को कमरे में जल्दी आना चाहिए था। देखते देखते 10 बज गए, पर मनीष बाहर ही थे। मैंने चुपके से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। मनीष हॉल में अकेले बैठे टीवी ही देख रहे थे। मैं वापस जाकर उनका इंतजार करते करते टीवी देखने लगी। आज भी मुझे पता नहीं चला कब नींद आ गई। उनका यह व्यवहार मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा थी। क्या मैं आशीष को पसंद नहीं थी? यदि हाँ, तो फिर वो रोज रात को कमरे में मेरे सोने के बाद ही क्यों आते हैं? पिताजी बोले, बेटा, फैक्ट्री में ज्यादा काम की वजह से तुम दोनों हनीमून के लिए नहीं गए। यह बात मेरी समझ में आती है, पर कम से कम एक दिन को बहू को कहीं बाहर घुमा लाओ। पहले तो मनीष ने फैक्ट्री के काम का हवाला देकर पिताजी को मना किया, पर पिताजी के जबरदस्ती करने पर वो आज दिन में कहीं बाहर जाने के लिए मान गए। मुझसे बोले, चलो आज बाहर घूमने चलते हैं। मनीष भी तेजी से तैयार होने लगे और बोले, आज तुमको अहमदाबाद घुमाता हूँ। चलो किसी बहाने मनीष के साथ समय बिताने के मौका तो मिला। मनीष बोले, चलो पहले किसी रेस्टोरेंट में नाश्ता करते हैं, फिर घूमने चलेंगे। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और हम नाश्ता करने पहुंचे। वहीं से आगे का प्रोग्राम बना लिया। दिन भर घूमने के बाद शाम को 7 बजे भी मनीष से मैंने की कहा, अब घर चलते हैं, मम्मी पापा इंतजार करते होंगे। आज मनीष के साथ घूमने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब मैं उनके साथ खुलकर बात कर पा रही थी। मनीष आज भी बाहर पिताजी के साथ बैठकर टीवी ही देख रहे थे, पर मुझे उम्मीद थी कि आज मनीष जल्दी अंदर आएंगे। पर यह क्या, 10:30 बज गए, मनीष आज भी बाहर ही थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये रोज ही क्यों हो रहा है। यदि मनीष को टीवी इतना ही पसंद है तो अपने कमरे में भी तो है। क्यों वो कमरे में देर से आते हैं? क्या उनको मैं पसंद नहीं हूँ? क्या वो मेरे साथ अकेले में समय नहीं बिताना चाहते? उनका यह व्यवहार आज मुझे अजीब लगने लगा। मेरी नींद उड़ चुकी थी। बैठे बैठे पता नहीं क्यों मुझे आज घर में अकेलापन सा लगने लगा। जो घर 2 दिन पहले मुझे बिल्कुल अपना लग रहा था, आज 2 ही दिन में वो घर मुझे बेगाना लगने लगा। अचानक ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आज सारी रात जागने का निर्णय किया कि आज मनीष किसी भी समय कमरे में आएंगे, मैं तभी उनसे बात जरूर करूंगी। रात को 12 बजे करीब कमरे का दरवाजा बहुत ही धीरे से खुला। तभी उठकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। मेरे आंसू देखकर मनीष भी परेशान हो गए। बोले, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मनीष ने फिर पूछा, क्या अपने मम्मी पापा याद आ रहे हैं? तुम अब चलो, कल तुमको उनके पास ले चलूंगा, मिल लेना उन सब से। मेरे पति मेरे मन की बात नहीं समझ पा रहे थे और इधर मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। सुबह मनीष ने ही मुझे जगाया। मैंने घड़ी देखी तो अभी तो 5:30 ही बजे थे। तभी मनीष ने कहा, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा के पास चलना है ना। मेरे तो जैसे पाँव के नीचे से जमीन ही खिसकने लगी। समझ में नहीं आया कि आखिर मनीष चाहते क्या है।
ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने आप ही फिर से मेरी रुलाई फूट गई। मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों जाऊं मैं उनके घर, अब वहां मेरा कौन है? मेरा तो अब जो भी है यही है आपके पास। और आप हैं कि अपनी पत्नी के साथ परायों की तरह व्यवहार करते हैं। आपकी पत्नी आपके प्यार को तरस जाती है। आप हैं कि उसके साथ अकेले में कुछ समय भी नहीं बिताना चाहते। मुझे मेरे माँ बाप ने सिर्फ आप ही के भरोसे यहाँ भेजा है। एक ही सांस में पता नहीं मैं इतना सब कैसे बोल गई। मैंने समय ना गवाते हुए तुरंत मनीष से पूछा, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? मनीष कुछ नहीं बोले। मैंने फिर से अपना सवाल थोड़ी तेज आवाज और गुस्से वाले अंदाज में दोहराया। हाँ, बस इतना ही बोला मनीष ने और उनकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। मुझे तो अपना वैवाहिक जीवन ही अंधेरे में दिखने लगा, पर मनीष लगातार रोए जा रहे थे। भले ही कुछ भी परेशानी थी, पर पति पत्नी का प्यार अपनी जगह होता है। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए बोला, चाय तो पी लो और टेंशन मत लो, हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेंगे। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से खुद को बहुत मजबूत मानती थी, पर आज मैं भी खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रही थी। मनीष बोला, आज तुमको इसके बारे में पता चल गया है तो निर्णय तुम पर है, तो चाहो निर्णय ले सकती हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्यार आज है वो ही हमेशा रहेगा। मैं तो अंदर से पहले ही टूट चुकी थी, उनके साथ मेरी भी आंखों से आंसू निकल गए। सुबह मैं मनीष से पहले उठी, बहुत सोचा, फिर बाद में इसी को नियति का खेल सोचकर धैर्य करना ही ठीक समझा और मनीष के लिए चाय बनाने चली गई। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। 5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन अच्छा खासा फंक्शन चल रहा था। अचानक मेरी सास मेरी मम्मी के पास आई और बोली, बहन जी, आपकी बेटी की शादी को 5 साल हो गए, जरा इससे ये तो पूछो कि हमें पोते पोती का मुंह भी दिखाएगी या नहीं। मेरी सास ने भरी महफिल में मेरी माँ से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब उस समय कोई भी नहीं दे सकता था। बहुत हंगामा हुआ। मेरे पापा मुझे अपने साथ घर ले आए। अब मायके में मेरे दिन महीने ऐसे ही कटने लगे। अनेकों बार फैसले की बातें हुई। मनीष लेने भी आए, पर मेरे पापा थे कि मुझे भेजने को तैयार ही नहीं हुए। रिटायरमेंट के बाद पापा ने भी एक फैक्ट्री लगा ली थी जिसका सारा काम सुधीर देखता था। सुधीर मेरे बचपन का साथी था। सुधीर और मैं एक साथ खेलकूद कर बड़े हुए, क्योंकि बड़े होने के बाद सुधीर को काम की जरूरत थी और पापा को विश्वसनीय आदमी की, तो उन्होंने सुधीर को अपने साथ ही रख लिया। मेरे घर आने के बाद तो पापा अक्सर बीमार ही रहने लगे। अब सारा काम सुधीर अकेले ही देखने लगा। एक दिन मैंने पापा से कहा, पापा मैं सारा दिन घर में बैठकर बोर हो जाती हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं फैक्ट्री का काम देख लूंगी। इस बहाने आपकी मदद भी हो जाएगी और मेरा समय भी कट जाएगा। पापा ने मेरे सुझाव पर सहर्ष सहमति दे दी। अब सुधीर रोज मुझे फैक्ट्री ले जाता, वहां सारा काम समझाता और शाम को घर छोड़ भी जाता। इस बार तय हुआ कि इस बार परचेजिंग के लिए सुधीर मुझे साथ दिल्ली ले जाएगा। मैंने कार सुधीर की सोसाइटी की पार्किंग में लगाई और ऊपर मुकुल के फ्लैट के बाहर पहुंची। अभी मैं डोर बेल बजाने ही वाली थी कि अंदर से लड़ाई की आवाजें आने लगी। सुधीर और उसकी पत्नी बहुत तेज तेज लड़ रहे थे। अनामिका शायद सुधीर के साथ नहीं रहना चाहती थी। सुधीर कह रहा था, तुम मेरी पत्नी हो, तुमको प्यार करना मेरा अधिकार है। अनामिका बोली, मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब उन दोनों की बात मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी। मैं सोच रही थी कि एक तरफ तो सुधीर जो क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी है, दूसरी तरफ मैं हूँ जिसका पति बिल्कुल भी क्रिकेट खेलना नहीं जानता। मैंने सोचा क्यों ना सुधीर के साथ क्रिकेट मैच खेला जाए। सुधीर के साथ रास्ते में पूछा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो सुधीर कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी और अनामिका की सब बातें सुन ली थी। मेरा इतना बोलना था कि मुकुल फट पड़ा, बोला, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तुम ही बताओ मेरी क्या गलती है। मैंने सुधीर को कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैंने कहा, शाम को इंडिया गेट पर बहुत भीड़ होती है, तुम पापा को कोई भी बहाना बनाओ, पर आज रात यहीं रुकेंगे, कल सुबह सुबह वापस चलेंगे। फिर मैंने सुधीर को क्रिकेट खेलने के लिए राजी करने लगी। सुधीर भी मान गया। सुबह मेरी आंख पहले खुली, मैंने देखा मेरे मोबाइल में पापा की 7 मिस कॉल थी। मैंने तुरंत पापा को फोन किया तो पापा ने बताया कि रात को मनीष का एक्सीडेंट हो गया, अब वो हॉस्पिटल में है। मेरी आंखों से तो तभी आंसुओं की धारा बहने लगी। मैंने फोन काटते ही सुधीर को जगाया, तेजी से तैयार होकर अहमदाबाद के लिए निकल गए। सीधे उस हॉस्पिटल में पहुंची जहां मनीष भर्ती थे। उनको सामने देखा तो जान में जान आई। मनीष भी जैसे मेरी ही राह देख रहे थे। दरवाजे पर ही मुझे देखकर उन्होंने मुझे पुकारा,
डॉक्टर ने बताया कि कुछ घंटों के बाद उनको छुट्टी मिल जाएगी। मैंने वहीं रुकने का फैसला किया और सुधीर को वापस भेज दिया। शाम को मैं मनीष को लेकर घर आ गई। मेरी सास का दिमाग भी उस समय बिल्कुल शांत था। अचानक मनीष ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारा ध्यान किधर है? कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई और फूट पड़ी। इतनी जोर जोर से मुझे रोता देखकर मनीष बहुत परेशान हो गए। मेरी आंखें बंद थी। मैं एक सांस में कल घर से चलने से लेकर दिल्ली जाने और वहां से आने तक पूरी बात मनीष को बताती चली गई। कुछ मिनट बाद मनीष बोले, तुम एक साधारण इंसान नहीं, उससे बढ़कर हो। मनीष फिर बोले, यदि तुम पुरुष होती तो शायद इतने दिन यह सब सहन नहीं कर पाता। यह जो तुमने कल रात किया कई साल पहले ही कर जाती। आखिर हो तो इंसान ही ना, और फिर जो भी हुआ वो तुमने आकर मुझे बता दिया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद यह कभी नहीं कर पाता। और हाँ, तुमने जो भी किया उसमें कुछ भी गलत नहीं किया। इससे तुम्हारा मेरे प्रति प्यार या जिम्मेदारी कम हो गई या मेरा प्यार तुम्हारे प्रति कम हो गया। मैं तो पुरुष हूँ, तुमको प्यार भी करता हूँ, पर जब माँ ने तुमको घर से निकाला तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और एक तुम हो जो मेरा एक्सीडेंट सुनकर सब कुछ भुलाकर भागी चली आई। यह तुम्हारा एहसान मुझ पर आजीवन रहेगा। और हाँ, तुम कुछ भी करने को मेरी तरफ से आजाद हो। मैंने भाव विभोर होकर उनके पैर छू लिए। मैं भी सब समझ चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, हम लोग हैदराबाद में करीब 10 महीनों से रह रहे थे। मेरा पति मंजीत ओवरटाइम करके ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रहता था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मंजीत लगभग हर दिन रात 10 बजे आता था। इसके बाद ही हम लोग खाना खाते थे। हमारी बिल्डिंग में हमारे ठीक सामने के फ्लैट में 2 लड़कियां रहती थी। एक का नाम मधु और दूसरी का नाम लक्ष्मी था। दोनों कॉलेज में पढ़ती थी, अकेली रहती थी। उनके परिवार पास ही एक गांव में रहते थे। उन लोगों से हमारे ज्यादा वास्ता नहीं था, बस हाय हेलो हो जाती थी। एक बार रात के 10 बजे मैं और मंजीत बस खाना खाने की तैयारी में थे कि दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो सामने वाली दोनों लड़कियां खड़ी थी। मधु ने मुझसे कहा, भैया से कहकर हमें दूध और ब्रेड मंगवा दो, पास वाली दुकान बंद हो गई है। हमारा टिफिन वाला अभी तक नहीं आया है और फोन भी नहीं उठा रहा है। मंजीत बोला, कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया है। मंजीत बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम थोड़ी रोटी और बना दो, इन लोगों को यहीं खाना खिला देते हैं। मैंने सोचा कि ठीक है, पति परेशान होगा। उन लोगों को खाना बनाकर खिलाया तो दोनों खुश हो गई। बोली, कितने दिन बाद अच्छा खाना खाया है। हमारा टिफिन वाला एक टिफिन के 50 रुपए लेता है और कभी टिफिन पहुंचाता है, कभी नहीं पहुंचाता है। मैं सोते वक्त सोच रही थी कि अगर मैं इन्हें रोज खाना बनाकर दूं तो 100 रुपए रोज कमा सकती हूं। पहले मैं किसी के घर काम तो करती ही थी। दूसरे दिन मैंने दोनों से बात की, वो दोनों मान गई। इसके बाद हमारी उन दोनों से अच्छी दोस्ती हो गई। मैं अक्सर उनके कमरे में जाने लगी और वे भी हमारे कमरे पर आती थी। मंजीत ज्यादातर ड्यूटी पर होता था। वे मेरी बेटी को खिलाती थी जो अब 3 साल की हो चुकी थी। एक दिन मैं उनके कमरे पर गई तो मुझे 1-2 किताबें दिखी। धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि दोनों ऐसे वैसे वीडियो भी देखती हैं और नेट पर भी लड़कों से चैट करती हैं। दोनों में कुछ पर्दा नहीं था। मधु का एक दोस्त भी था जो उससे मिलने आता था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, मंजीत की कंपनी में जरूरी काम आ गया। उसने मुझे फोन करके बताया कि रात को घर नहीं आ सकता। मैं बेडरूम में जाकर सो गई, पर नींद नहीं आ रही थी। अकेले होने से थोड़ा डर लग रहा था। मेरी बेटी सो गई तो मैं भी सो गई, पर सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कि मधु और लक्ष्मी के कमरे से कुछ आवाज आ रही है। मैं डरते डरते बाहर निकली। उनके कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे लग रहा था कि वो इम्तिहान होने के कारण पढ़ाई कर रही होंगी। फिर मेरा ध्यान गया, मुझे कंप्यूटर पर वीडियो चलने का आभास हुआ। मुझे गुस्सा आया कि माँ बाप ने इनको पढ़ने भेजा है और ये यहाँ यह सब कर रही हैं। वे दोनों आपस में कुछ बात कर रही थी। मुझे बहुत ही कम सुनाई आ रहा था। मैं समझ गई कि दोनों लड़कियां कुछ ज्यादा ही ओपन माइंड वाली है। मैं कमरे में आकर सो गई। मैंने सोचा, जाने दो, मुझे क्या करना है। इसके बाद मैं उन लोगों से थोड़ी दूर रहने लगी। एक दिन दोपहर में मधु मेरे कमरे पर आई और बोली, आज एक ही टिफिन बनाना, लक्ष्मी गांव जा रही है, उसे कोई लड़का देखने आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोली, भाभी 1 कप चाय बना दो, मेरा सिर दर्द कर रहा है। वो सोफे पर बैठ गई और टीवी चालू कर लिया। उस पर एक गाना चल रहा था।
मुझे आया देखकर वो चैनल बदलने लगी। मैंने कह दिया रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुंह से निकल गया, तुम तो इससे ज्यादा कंप्यूटर पर देख ही चुकी हो। उसका चेहरा लाल हो गया, वो एकदम चुप हो गई। मैंने कहा मधु डर मत, मैं किसी को नहीं कहूंगी। अरे उस दिन सुबह तुम और लक्ष्मी जब वो देख रही थी तो मैंने उसे उस दिन की सारी घटना बता दी। वो नीचे देखने लगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा डर मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो चाय पीकर चली गई। इसके बाद मधु का मुझसे डर खत्म हो गया। वो मेरे सामने ही वो सभी पुस्तक पढ़ लेती थी और सामान्य रूप से पेश आती थी। मैं उसकी राजदार बन चुकी थी। एक दिन मैं टिफिन लेकर पहुंची तो वो कंप्यूटर पर कुछ देख रही थी, मैं भी देखने लगी। इस दिन के बाद हम दोनों एक साथ मूवी देख लेते थे। उस दिन फिर मंजीत रात में रुकने वाला था, बेटी सो गई थी। मैं खाना देने मधु के पास गई। वो बाथरूम में थी, उसका कंप्यूटर चालू था। मैंने आवाज दी मधु खाना ले लो। मधु ने कहा भाभी मैं आती हूँ, तुम टेबल पर रख दो। मैंने टेबल पर टिफिन रख दिया और कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर कॉमिक्स देखने लगी। माला ने आकर खाना खाया। मधु मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और कॉमिक्स पढ़ने लगी। मुझे मधु का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा और बड़ी मुश्किल से मेरे मुख से निकला मधु ये क्या कर रही हो। मधु बोली भाभी डरो मत, बोलो कैसा लग रहा है। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी गांव से वापस आ गई थी। उसकी शादी पक्की हो गई थी। एक दिन की बात है, मंजीत ड्यूटी पर था। करीब 11 बजे दिन में दोनों मेरे पास आई। शायद मधु लक्ष्मी को सब कुछ बता चुकी थी। उन्होंने कहा भाभी आप हर वक्त साड़ी पहनती हैं, आज आप यह मेरा लोअर और टी शर्ट पहनकर देखो, आपको काम करने में आसानी रहेगी। मैंने उनकी बात मानकर लोअर और टी शर्ट पहन लिया। बेटी सो रही थी, मैं खाना बनाने लग गई। लोअर और टी शर्ट में सचमुच बड़ा आराम था। थोड़ी देर बाद मैं दोनों का टिफिन लेकर उनके कमरे पर गई। दोनों ने कार्यक्रम तय कर रखा था। शायद मैं टिफिन देकर वापस होने लगी तो लक्ष्मी बोली भाभी कहाँ जा रही हो। मैंने कहा घर पर काम भी तो करना है। लक्ष्मी बोली भाभी हमारे साथ भी थोड़ी देर बैठ जाओ, मधु के साथ तो आपकी जान पहचान हो गई। फिर एक दिन मैंने मना किया तो मधु बोली भाभी थोड़े दिन की ही बात है, फिर लक्ष्मी की शादी हो रही है और मुझे भी कार्तिक के पापा ने पसंद कर लिया है। 1-2 महीनों में हम अपनी अपनी ससुराल चली जाएंगी। एक दिन मधु और लक्ष्मी दोनों परीक्षा देने गई थी, तभी कार्तिक आ गया। मेरे फ्लैट का दरवाजा खुला था। वो अंदर आकर मधु को पूछने लगा। मैंने कहा वो इम्तिहान देने गई है, शाम तक नहीं आने वाली। तब उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा। मैं पानी लेकर आई तो कार्तिक ने कहा कि वह मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है। मुझे गुस्सा आ गया तो वह वहां से चुपचाप चला गया। यह घटना मैंने मधु को बताई। उसने कार्तिक को फोन किया। कार्तिक ने फोन पर मुझसे और मधु दोनों से माफी मांगी। उसके बाद मैंने मधु से कहा कार्तिक को समझा देना। वो बोली भाभी जाने दो न, अब वो ऐसा नहीं करेगा। मेरा मूड खराब था। तभी लक्ष्मी ने मेरे कंधों पर हाथ डालकर कहा भाभी प्लीज गुस्सा छोड़ो, मैं सामान्य होने लगी थी। इस बीच एक और कहानी शुरू हो गई। लक्ष्मी का छोटा भाई जो 20 साल का था, वो अपनी बहन के पास आया था। उसका नाम अनुज था। वो बड़ा ही मासूम लगता था। वो मुझे भाभी भाभी करके मेरे आगे पीछे घूमता था। वो मेरी बेटी को खिलाने के लिए अक्सर मेरे फ्लैट पर आ जाता था। बड़ा ही मासूम लड़का था। एक दिन मैं उसे खाना देने गई। वो बाथरूम में नहा रहा था। उसकी कॉपी मेज पर रखी थी। मैंने उत्सुकतावश वो कॉपी उठा ली और खोलकर देखने लगी। मैं हक्की बक्की रह गई। उसने कॉपी पर मेरा फोटो चिपका रख था। मैं सन्न रह गई कि कहीं दूसरी कहानी न चालू हो जाए। मैंने किसी को भी यह बात न बताने का फैसला किया। सोचा कि अभी यह बहुत छोटा है, थोड़े दिन बाद सब भूल जाएगा। उसके 3 दिन बाद लक्ष्मी मेरे पास आई। वो भी गांव जा रही थी, पर जाते जाते वो भी एक खास बात बता कर गई। मधु को कार्तिक ने कहा है कि वो आपके साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहता है और मधु भी अपने होने वाले पति की खुशी के लिए आपसे क्रिकेट मैच खेलने के लिए मान गई है। आप कार्तिक और मधु से सावधान रहना और मेरी शादी में जरूर आना। मैंने कहा ठीक है, पर मैं कुछ परेशान हो गई कि यह हो क्या रहा है।
खैर, लक्ष्मी की शादी में शामिल होने 2 दिन पहले उसके गांव पहुंची। बेटी को मैंने घर पर ही छोड़ दिया क्योंकि मेरी सास उस समय हमारे साथ ही थी। वहां शाम को जब मैं और मधु मंदिर से वापस आ रही थी तो मेरा सामना गांव के गुंडे से हो गया। वो अपने 3-4 लड़कों के साथ गली की चाय की दुकान पर बैठा था। वो मुझे देखकर कहने लगा, देखो मधु के साथ तो शहर की बाहर आ गई है। मैं और मधु जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। मधु ने मुझे बताया कि यह गांव का गुंडा है और लड़कियों और औरतों को परेशान करता है, इससे बचकर रहना। लक्ष्मी की शादी के 1 दिन पहले रात के 9 बजे थे। उस वक्त तक उसके घर पर मेहमान काफी सारे आ गए थे। कार्तिक भी वहीं था और वह गुंडा भी वहां गांव के नाते आ गया था। तभी लाइट चली गई। मधु ने कहा, भाभी तुम ऊपर के कमरे में चली जाओ, मैं भी वहीं आ रही हूँ। मैं अंधेरे में किसी तरह मोबाइल के उजाले में बाथरूम गई, फिर मैं ऊपर चली गई। लाइट अभी भी नहीं आई थी। मैंने आवाज दी, अरे मधु तू तो चादर ओढ़कर सो गई। इतना कहकर मैं भी वहीं उसकी बगल में सो गई। तभी मुझे आभास हुआ कि यह मधु नहीं कोई और है, लेकिन अंधेरे में उसे देख पाने में असमर्थ थी। मुझे लगा कि अगर मैं अब आवाज लगाकर किसी को बुलाऊंगी तो सब मुझे ही डांटेंगे। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो फौरन उठकर अंधेरे में भाग गया। इसके 2 घंटे बाद लाइट आई, तब मधु आई। मैंने बुझे स्वर में कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तेरा इंतजार कर रही थी। वो बोली, मैं लक्ष्मी को मेहंदी लगा रही थी, वहां हमने बैटरी से लाइट की व्यवस्था की थी। दूसरे दिन लक्ष्मी की शादी हो गई। मैं शाम की बस से हैदराबाद आ गई। रात को सोते वक्त मैं सोच रही थी कि वो कौन था जिसने ऐसा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है। मैं एक बड़ी आई कंपनी में सीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं अपने पापा के बहुत ही खास दोस्त के पास रहता था, क्योंकि मेरे पापा जी का ट्रांसफर ऐसी जगह हो गया था जहां पर आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं था। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए पापा ने अपने दोस्त से विचार विमर्श करके उन्हीं के पास एक कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था। एडमिशन होने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में जुट गया। मेरे पापा के दोस्त के मकान में 2 हिस्से थे। एक हिस्से में उनका छोटा भाई और दूसरे हिस्से में वो खुद रहते थे। मुझे अपनी पढ़ाई और रहने के लिए आगे की तरफ बैठक वाला कमरा दे दिया गया था। मेरे खाने का इंतजाम भी पापा के दोस्त, जिन्हें मैं चाचा जी कहता हूँ, के पास ही किया था। रहने और खाने के खर्चे आदि की पापा से उनकी क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम था और ना ही मैंने ज्यादा इस बारे में सोचा, ना ही कभी उनसे पूछा। वैसे भी मैं शुरू से ही थोड़ा शर्मीले स्वभाव का था और किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाता था। मुझे थोड़ा समय लगता था दूसरों के साथ एडजस्ट होने में। पापा के दोस्त की पत्नी, जिन्हें मैं चाची जी कहता हूँ और जिनका नाम पारुल है, वो जानती थी कि मैं अपने मामी पापा को याद करके थोड़ा उदास रहता हूँ। इसलिए वो हर तरह से मुझे खुश रखने का प्रयत्न करती थी। वो हमेशा मुझसे हंसी मजाक करती रहती थी, इसलिए मैं थोड़ा उनके साथ खुल के बात कर लेता था, लेकिन ये सब मर्यादा में होता था। पापा के दोस्त के छोटे भाई और बीवी थोड़ा गुस्से वाले थे, इसलिए मेरी उनसे जदा नहीं पड़ती थी और मैं उनसे दूर ही रहता था। शुरू के 3-4 महीने सब अच्छा चलता रहा, पर उसके बाद मैं ना जाने क्यों धीरे धीरे पारुल चाची की बातें अच्छी लगने लगी और उनका साथ मुझे अच्छा लगने लगा। मुझ पर भी अब जवान होने का भूत सवार होने लगा था। दोस्तों, यह उम्र ही ऐसी होती है। फिर पारुल चाची थी भी बहुत प्यारी। चाची के 2 बच्चे भी थे। उस समय उनकी बड़ी बेटी की उम्र 6 साल थी और छोटे बेटे की उम्र 4 साल के आसपास थी। पर मेरी चाची ने अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रखा था, इसलिए कोई नहीं कह सकता था कि वो 2 बच्चों की मां है। कभी कभी मेरा मन चाची के साथ क्रिकेट खेलने का होता, पर फिर डर जाता था कि मेरी ऐसी हरकतों से बात बिगड़ सकती है और कहीं नाराज होकर उन्होंने चाचा जी को बता दिया तो हो गई पढ़ाई और मामी पापा की डांट अलग पड़ेगी। हो सकता है इसके बाद वो मुझे अपने पास बुला लें, पर कहते हैं ना कि अगर आप दिल से कुछ मांगो तो मिल ही जाता है। हुआ यूं कि चाचा जी को अपनी नौकरी के सिलसिले में 6 से 7 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा।
उनका काम भी कुछ ऐसा था, इसलिए वो परिवार को भी साथ नहीं ले जा सकते थे। दूसरे मेरी भी जिम्मेदारी भी पापा जी ने उन्हीं को दे रखी थी, इसलिए वो अकेले ही जा रहे थे। जब वो जाने लगे तो मुझसे बोले, पुनीत, चाची का और बच्चों का ख्याल रखना। कोई बाजार का या फिर छोटा मोटा काम हो तो कर देना। मैंने कहा, चाचा जी आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे ऐसा कहने पर चाचा जी खुश होकर चले गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और मैं फिर से क्रिकेट खेलने की सोचने लगा। मैं पारुल चाची के आसपास रहने की कोशिश करने लगा। पारुल चाची का हर काम में साथ देने लगा। चाचा जी को गए 2 महीने होने को आए, अब चाची थोड़ी उदास सी रहने लगी थी। मैंने पूछा भी कि आप उदास क्यों रहती हैं, तो वो हंसकर टाल देती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा कि चाचा जी के छोटे भाई के घर पर ताला लगा है। फिर मैं चाची जी की तरफ गया तो उधर भी कोई नहीं था। मैं जैसे ही वापस जाने लगा, मुझे बाहर वाले बाथरूम से किसी के नहाने की आवाज आई। मैंने आवाज लगाई तो पारुल चाची बोली, मैं नहा रही हूँ, तुम्हारा खाना रखा है, खा लो। मैंने कहा, ठीक है, खा लूंगा। चाची जैसे ही नहाकर बाहर निकलने लगी, अचानक चाची का पैर फिसल गया। चाची के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं दौड़कर बाथरूम के पास गया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि पारुल चाची के पैर और कमर में चोट लगी थी। चाची बोली, पुनीत मुझसे चला नहीं जाएगा, तो मैंने चाची को सहारा दिया और कमरे में ले आया। चाची दर्द के कारण रो रही थी तो मैंने बोला, चाची मैं डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ। चाची ने कहा कि रहने दो, ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस पैर में मोच आ गई है। चाची बोली, पुनीत तुम एक काम करो, अलमारी में बाम रखी है, उसे ले आओ। मैं बाम लेकर आ गया तो चाची ने कहा, मेरे पैर की थोड़ी मालिश कर दो ताकि दर्द कम हो जाए। मैंने चाची के पैर में बाम से मालिश की तो चाची का दर्द मानो जैसे गायब हो गया। चाची ने कहा, पुनीत तुम्हारे हाथ में तो जादू है। फिर कुछ देर बाद पारुल चाची ने मुझे खाने के लिए आवाज लगाई। उन्होंने मेरे लिए खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाने लगा, वो मेरे पास ही बैठ गई और अपने बाल संवारने लगी। अचानक उन्होंने पूछा, पुनीत मालिश करते वक्त तुम कुछ अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे थे? मैं डर गया, मुझे लगा चाची ने मेरी चोरी पकड़ ली। मैंने माफी मांगते हुए बोला, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो हंसकर बोली, ऐसा करना गलत बात होती है, वैसे तुम देख क्या रहे थे? मैंने बोला, कुछ नहीं, पर तभी वो थोड़ा गुस्से में बोली, सच बताओ, नहीं तो तुम्हारे मामी पापा को बता दूंगी। मैं डर गया और उनसे दोबारा माफी मांगने लगा। वो फिर बोली, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर तुम सच बताओ क्या देख रहे थे? मैंने फिर धीरे से कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो हंस दी और बोली, और क्या देखा, साफ साफ बताओ। मैंने कहा, चाची मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो चाची ने कहा, अब दोबारा ऐसी हरकत मत करना। बात आई गई हो गई, पर उस दिन के बाद पारुल चाची का व्यवहार कुछ बदल सा गया था। अब वो भी मुझे किसी ना किसी बहाने खुलकर हंसी मजाक करने लग गई थी। फिर वो दिन भी आया जब मैंने अपनी चाची के साथ क्रिकेट मैच खेला। यह बात उस समय की है जब मेरे एग्जाम चल रहे थे और अगले एग्जाम से पहले 3 दिन की छुट्टी थी, इसलिए मैं भी थोड़ा रिलैक्स था। उस दिन मैं 11 बजे पढ़ने बैठा और फिर 4 बजे तक पढ़ता रहा। फिर हल्का सा नाश्ता करने के बाद मैं सो गया। लगभग 6 बजे आंख खुली तो देखा कि चाचा जी के छोटे भाई अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे। मैंने पूछा तो बोले, हम सब एक दोस्त की शादी में जा रहे हैं, 2 दिन बाद आएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। लगभग 2 घंटे के बाद वापस आया तो चाची ने कहा, पुनीत फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर आ गया। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाकर दोनों बच्चे और मैं टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते बच्चे सोने लगे तो मैंने चाची को आवाज लगाई और वो दोनों बच्चों को सुलाने के लिए अपने कमरे में ले गई। मैं अभी कुछ देर और टीवी देखना चाहता था, इसलिए वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद चाची 2 कटोरियों में आइसक्रीम लेकर आई और बोली, लो खा लो। मैंने आइसक्रीम ले ली और चाची भी वहीं मेरे साथ बैठ गई। हम दोनों टीवी देखने लगे। इसी तरह 1 घंटा निकल गया और मैं बोला, चाची मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ।
उन्होंने कुछ नहीं कहा और मैं तेजी से अपने कमरे में आ गया। मुझे एग्जाम के दिनों में सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत है, इसलिए मैं 4 बजे उठा और चाय बनाने के लिए रसोई में गया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जब मैं चाय बना रहा था तभी पारुल चाची आई और बोली, पुनीत थोड़ी चाय मुझे भी दे देना। मेरा सर भारी हो रहा है इसलिए नींद नहीं आ रही है। फिर चाय बनाने के बाद 1 कप चाय उनको देने के लिए उनके कमरे में गया तो देखा कि चाची बिस्तर पर लेटी हुई हैं और दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। मैंने आवाज लगाई, चाची चाय ले लो। वो उठकर बैठ गई और चाय लेकर बोली, पुनीत कुछ देर यहीं बैठ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं यहीं अपनी किताब ले आता हूँ। मैं किताब लेकर आ गया और वहीं चाची के कमरे में पढ़ाई करने लगा। चाची को नींद नहीं आ रही थी तो मुझसे बातें करने लगी। चाची ने बातों ही बातों में मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है। तो मैंने कहा मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। चाची ने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम आज अपना एग्जाम देकर आ जाओ, फिर हम क्रिकेट जरूर खेलेंगे। चाची की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने खुशी खुशी एग्जाम देकर वापस घर आते ही चाची के साथ क्रिकेट मैच खेला। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मैंने कैसे फ्लैट में किराए पर रहने वाली भाभी के साथ क्रिकेट खेला, यह बात कुछ समय पहले की है। मैं एक सोसाइटी के 3 बेडरूम फ्लैट के एक कमरे में रहता था। फ्लैट का मालिक विदेश में रहता था और उसने मुझे ही फ्लैट की देख रेख करने और बाकी के 2 कमरों को किराए पर देने हेतु इंचार्ज बना रखा था। मैं उन दिनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। एक दिन मैं किसी काम से नीचे गया तो मुझे एक कपल दिखाई दिया। आदमी तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसके साथ जो लेडी थी वह बहुत ही सुंदर थी। आदमी मरियल सा था, उसकी आंखों पर चश्मा मुंह पिचका हुआ जो अजीब लग रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि फ्लैट को किराए पर कोई इस तरह का कपल लेने आ जाए तो मजा आ जाए, लेकिन वे आगे निकल गए। फिर मैं अपने फ्लैट में अंदर आ गया। करीब आधे घंटे बाद मेरे कमरे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा वही कपल बाहर खड़ा था। मैं उन्हें देखकर खुश हो गया। आदमी ने पूछा, आपके पास किराए के लिए फ्लैट खाली है? मैंने कहा, सर आप अंदर आ जाएं, आराम से बैठकर बातें करते हैं। तो आदमी बोला, नहीं आप खड़े खड़े ही बताएं देना है या नहीं। बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोली, जब वो कह रहे हैं कि अंदर आओ तो हम बैठ जाते हैं। आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा? जब कुछ नहीं पता हो तो बेवकूफों की तरह नहीं बोलते। सारी चुप रह गई, परंतु मुझे यह बहुत बुरा लगा। अपने आप को रोकते हुए उनसे कहा, कोई बात नहीं, आप पहले फ्लैट देख लीजिए। बड़े रूखेपन से उनको पूरा फ्लैट दिखा दिया और बोल दिया कि पीछे की बालकनी मेरी है, किराएदार का उस पर कोई हक नहीं होगा। बहुत पसंद आया। तभी वह लेडी बोली, तुम्हारा फ्लैट बहुत बड़ा है। और आदमी ने मुझसे पूछा, इसका किराया कितना है? 10,000 रुपए महीना। सुनते ही आदमी की बाँछें खिल गईं और बोला, हमें ये फ्लैट पसंद है, आप दे दीजिए। मोबाइल की रिंग बजी तो मैं उनसे थोड़ा दूर हटकर पिछली बालकनी में जाकर मोबाइल सुनने लगा। खड़े आपस में खुसर फुसर करते रहे। कुछ करने के बाद मैंने फोन बंद किया और उनके पास गया। आज ठीक है, हम तैयार हैं। मुरारत सूझी और मैंने कहा, देखिए आपको तो पसंद है, लेकिन यह फ्लैट तो मैंने किसी और को दे दिया। आप वो लोग ये फ्लैट कल देखने आए थे और टोकन के तौर पर कुछ पैसे भी दे गए थे। अभी उन्हीं का कॉल था। यह सुनो एकदम परेशान हो गए और आदमी बोला, ये कैसे हो सकता है, अभी तो हमने हाँ की है। मैंने, भाई साहब आप कोई और फ्लैट देख लें, दरअसल मुझे आप कुछ जंचे नहीं। वह क्या मतलब जंचे नहीं, हमने क्या किया है? मैंने, अब जब आप अपनी बीवी से इतनी बुरी तरह से पेश आ रहे हैं तो आप मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे, इसलिए मेरी ओर से आपके पहले ही सॉरी। ऐसा अपने कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। वे माचे चले गए। मैंने थोड़ा सा पर्दा हटाकर नीचे देखा तो वे आपस में बहस कर रहे थे। लेडी उस झगड़ रही थी। मैं यह भी नहीं चाहता था कि इतनी शानदार मौका हाथ से निकल जाए, लेकिन उन सोसाइटी में 10,000 में वह सेट बहुत ही ज्यादा सस्ता था। मैंने देखभाल की और लेडी अकेली ऊपर आने लगी। कुछ ही देर बाकी बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। लेडी कहने, अंदर आ सकती हूँ? लेडी अंदर। सर मुझे ये फ्लैट चाहिए। और उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो बोली, सर मुझे पति तो ढंग का नहीं दिया, क्या मेरी किस्मत में अच्छा पड़ोसी भी नहीं है?
उसने मायूस बनाया और उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने उठकर उसको अपने हाथों में पकड़ा और उसकी ओर देखते हुए कहा, आप ऐसा न कहें, अब ये फ्लैट आपका हुआ। उसने पर्स से ₹10 निकाल कर मेरी ओर बढ़ाए तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप पहले एक बार अपने हस्बैंड को बुलाओ। वो जल्दी से नीचे हस्बैंड को बुला लाई। उसका हस्बैंड चुपचाप बैठ गया। लेडी ने मुझे एडवांस ने उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस समझा दी और दोबारा कहा कि पीछे वाली बालकनी पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने कहा, आप लोग जय देना चाहेंगे? आदमी अपनी बीवी से आप ही बोलो, क्योंकि मैं बोलूंगा तो हो सकता है सर नाराज हो जाएं। लेडी बोली, ये मेरे हैं अंकुर और मैं इनकी बीवी दिव्या। हम बंगलौर से हैं। 10 महीने पहले हमारी शादी हुई है। इस शहर में एक कॉल सेंटर में इन्हें नौकरी मिली है। दिव्या ने बताया कि वो तो है परंतु हाउसवाइफ ही है, कोई अच्छी जॉब मिली तो कर लेगी। अपने परिचय में मैंने बताया और संक्षिप्त में अपना परिचय उनको दे दिया। मैंने कहा, मैं आपके लिए देता हूँ। फिर वो कहने लगी, आप मुझे दें, मैं खुद बना लूंगी। मैंने कहा, नहीं दिव्या जी, आप मेरे मेहमान हैं, चाय तो मैं ही बनाऊंगा, आप बैठें। जब हम चाय पी रहे थे, देखा घोष बाबू की टांगे और कमर बिल्कुल पतली सी लकड़ी जैसी लग रही थी। तभी अंकुर बाबू कहने लगे, रूम जाना है। मैंने उन्हें उनके पोर्शन की चाबी दे दी और कहा, आज से घर आपका है, जो मर्जी करो। मैं जब चाय के कपों की ट्रे उठा तो दिव्या ने मेरे हाथ से ट्रे छीन ली। दिव्या को किचन दिखाने के बगैर अपनी किचन में जाने लगा तो दीपिका मेरे पीछे आ गई और जब उसने पीछे की बालकनी देखी तो बोली, सर ये तो बहुत ही शानदार बालकनी है। मन मोह लिया इस नजारे ने मेरा, मगर जल्दी ही उसका चेहरा मायूस गया और वो बोली, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर ये नजारा देखने के लिए आ भी नहीं सकते हैं, आपने सख्त मना किया है। हम मैंने धीरे से कहा, दिव्या जी, कोई भी मनाही नहीं है, आप जहाँ चाहें वहाँ बैठ सकती हैं, घूम सकती हैं। बालकनी तो क्या, आप मेरे कमरे ही समझें। लेकिन अंकुर बाबू, इतने में ही वो हंसने लगी और बोले, आप बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा, लेकिन ये बात आप अंकुर को ना। दिव्या ने मेरी ओर देखा और ठीक है, हम दोनों की बात हम तक ही रहेगी। दिव्या मुझसे पूछने लगी, हम कब रखते हैं? मैंने कहा, आज से मकान आपका, आज ही आ जाएं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अंकुर बोले, लेकिन अभी तो महीने का लास्ट वीक है, तो 1 तारीख से चालू होगा ना। मैंने कहा, किराया पहली से ही चालू होगा, मगर आप जब मर्जी चाहो शिफ्ट कर लो। मैंने देखा कि मेरी इस बात से दिव्या खुश हो गई। उसने धीरे से कहा, थैंक्स सर। अंकुर ने एक बार फिर बात छेड़ दी और बोले, अरे भाई, शिफ्ट करना भी तो पूरी मुसीबत है, कौन सा आसान काम है। पूरा 1 महीना लग जाता है सेटिंग करने में, कभी प्लम्बर, कभी इलेक्ट्रिशियन और न जाने क्या क्या चाहिए होगा। दिव्या ने कहा, वो तो सब कुछ मुझे ही करना है, आप तो चले जाएंगे ऑफिस में। मैंने कहा, एक बार आप लोग अपना सामान यहाँ ले आइए, फिर मैं हेल्प कर दूंगा। जाते हुए बोले, ठीक है, हमें जब शिफ्ट करना होगा तब बता देंगे। अगले रोज सुबह 8 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने हेलो बोला तो उधर से बहुत ही मधुर आवाज आई, मैं दिव्या बोल रही हूँ। दिव्या बोली, आपसे कुछ पूछना था, वो काम वाली बाई मिल जाएगी क्या? मैंने कहा, जो काम वाली बाई मेरे यहाँ काम करती है उसी को बोल दूंगा। दिव्या के उसी दिन शिफ्ट करने की बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा और रह रहकर मैं उन बातों को याद करता रहा जो बातें मेरे और दिव्या के बीच हुई थी। सायं को जब मैं सोसाइटी में पहुंचा तो उनका सामान ट्रक से उतर चुका था। उसी समय मैंने सोसाइटी के सुपरवाइजर को 3-4 मजदूर टाइप के लड़कों को लेकर आने को कहा और उसको कहा कि आज और कल में जितना सामान सेट हो सकता है कर दें और ध्यान रखें कि मैडम को ज्यादा काम न करना पड़े। उन्होंने 2-3 घंटे में सारा घर सेट कर दिया। अगले रोज दोपहर को दिव्या का फोन आया, आकाश जी, आप आज दफ्तर से जल्दी आ जाना, शाम को आपको डिनर पर बुलाने अंकुर को भेजूंगी, मना मत कीजिएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं 4 बजे ही आ गया। अंकुर मेरे कमरे में आए और बोले, आपको आज रात डिनर हमारे साथ करना है, हमने मेरे फ्रेंड और उसकी वाइफ को भी बुलाया है, आप आएंगे न? मैंने पूछा, कोई खास बात है क्या? अंकुर, नहीं, बस मिलकर बैठेंगे, खाना पीना हो जाएगा। खाना खाने के लिए जब मैं इनके फ्लैट पर चला गया तभी अंकुर कहने लगे, आकाश जी, वैभव और अंजना हमारे खास दोस्त हैं, आप इन्हें भी इसी सोसाइटी में फ्लैट दिलवा दो, क्या आप ये सामने वाला ट्राई नहीं कर सकते? तभी अंजना बोली, आकाश जी, यदि आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है।
अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। प्लीज कुछ करो, मैं और दिव्या बहुत अच्छी सहेलियां हैं। उनको भरोसा दिलाते हुए मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। दिव्या भी बड़ी अदा से बोली, कुछ नहीं, सब कुछ करना है आकाश जी। मैंने कहा, ठीक है, हो जाएगा। कुछ देर बाद खाना खा लिया। मैं और दिव्या एक ही फ्लैट में रहते हुए भी मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब मैं ऑफिस से आता तो अंकुर भी आ चुके होते थे। एक दिन में शाम को मैं बालकनी में बैठा हुआ था, तभी दिव्या वहां आ गई। वो साथ में रखी एक चेयर पर बैठ गई और बोली, आप अपना एंजॉय जारी रखें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने उनसे पूछा, अंकुर अभी तक नहीं आए क्या? दिव्या बोली, अभी गए हैं, आज से उनकी नाइट शिफ्ट है। उनकी शिफ्ट 15 दिन सुबह और 15 दिन रात में होती है। दिव्या ने भी मेरे साथ पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर मैंने पूछा, भाभी अंकुर भैया को पता लगेगा तो वे नाराज नहीं होंगे? दिव्या मुस्कुराकर अदा से बोली, उनको कौन बताएगा, क्या आप बताओगे? दिव्या भी मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहती थी। मैंने दिव्या से कहा, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। दिव्या कहने लगी, आकाश आज से मुझे अंकुर से कोई शिकायत नहीं है। अब जब अंकुर की रात की ड्यूटी होती थी तो 15 दिन तक हर रोज को मैं और दिव्या क्रिकेट खेलते। दिव्या ने कहा, तुम्हारा बल्ला तो बहुत बड़ा है। दिव्या बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक अच्छा खिलाड़ी मिल गया। दिव्या के खुश रहने से उसका हस्बैंड भी बहुत खुश रहता था। दिव्या के कहने पर मैंने अंजना और उसके पति को साथ वाला फ्लैट दिलवा दिया और उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। हमारे सामने के गेट अलग थे, इसलिए कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि पिछली बालकनी में जन्नत के 2 दरवाजे खुले रहते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जब मैंने पढ़ाई के लिए किराए का कमरा लिया तो वहाँ 2 बहनें रहती थी। मैं बड़ी वाली से बातें करने लगा, इससे छोटी वाली चिढ़ने लगी और कैसे मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलने को राजी हो गई। मेरा नाम अरुण है, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। यह सोचा था कि वहाँ खूब मजे करूंगा, घर से दूर होने की वजह से घर वालों के अचानक आने का डर भी नहीं रहेगा। दिल्ली में कुछ महीने तक तो मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ रहा। दिल्ली जैसी जगह में मेरे जैसा लड़का जल्दी सेट नहीं हो पाता है, क्योंकि तब मैं बहुत ही सीधा सादा लड़का था और उस वक्त तक मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। शुरुआत के 2 साल तो बस यूं ही बीत गए। इसे भी जब दोस्त मेरे साथ होते हैं तो मैं किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मैंने कॉलेज के आसपास एक कमरा किराए पर लेने का सोचा। कॉलेज के पास में ही एक सरकारी कॉलोनी में एक मकान में 1 रूम का इंतजाम हुआ। ये घर में 3 कमरे थे और 5 लोग परिवार में थे। मकान मालिक की 2 बेटियां और 1 बेटा था। अक्सर नए लोगों से बातचीत करने में मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ। देखने के समय मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि साथ में आए एक रिश्तेदार ने बात की थी। ने भी कहा कि लड़का सीधा दिख रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कमरे में आने जाने के लिए मकान मालिक के पोर्शन से होकर ही रास्ता था। वह 10 बजे कॉलेज चला जाता था और दिन में कमरे पर आकर दाल चावल बनाकर खाना पीना कर लिया करता था। दाल चावल बनाना सीख गया था और रोटी थोड़ा बहुत बेल लेता था। गूंथना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। उन्होंने फोन पर मकान मालिक की बड़ी लड़की से बात करके उसको थोड़ा मदद करने को कह दिया था। हाँ कहते हुए मुझसे कहा, आप टेंशन मत लो, हम सब सिखा देंगे। और वे दीदी मुझे आटा गूंथना सिखाने मेरे रूम में आई थी। मैंने कहा, दीदी अब मैं खुद से आटा गूंथ लूंगा। था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। से मैंने छोटी वाली की हरकतों पर ध्यान दिया कि यह अब अपना असली रूप दिखा रही थी। जो दिखाई दे रही थी वैसी वह थी नहीं। मेरे और उसकी बहन के बात करने से जलन होती थी। जब बातचीत करते वह बीच में आ जाती और बात करने लग जाती। इसी से 4 महीने बीत गए। मेरी अच्छी मेल खाती थी, क्योंकि मेरे आते जाते टाइम वह हमेशा बहुत प्यार से हाय हेलो करती और हाल चाल पूछती रहती थी। जबकि की नजर मुझ पर थी, वह मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहती थी। वह छोटे बच्चे को या कुत्ते को मेरे रूम में भेज देती थी और फिर खुद किसी बहाने से आ जाती थी। मुझे रहा था पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर इसका इलाज भी उसने खुद ही निकाल लिया था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मेरे फोन पर कॉल करो, मैंने नई रिंगटोन लगाई है, जरा चेक करना है। यह कहकर उसने मुझे नंबर दे दिया और मैंने कॉल की।
फिर उसने कहा हाँ रहने दो, यही ठीक है। उसी रात लगभग 10:30 बजे छोटी वाली ने मुझे कुछ जोक्स भेजे। मैंने उसका नंबर सेव ही नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यह नंबर एक्सचेंज करने का उसका बहाना था। अगले कई दिन तक उसके जोक्स वाले मैसेज आए पर मैंने ना कॉल करके पूछा और ना मैसेज करके। एक दिन जब मैं दिन में कॉलेज से आकर खाना बना रहा था तो छोटी वाली ने मुझसे पूछा जोक्स कैसे लगे। मैंने कहा अरे वह तुम्हारा नंबर है। तो उसको थोड़ा गुस्सा आया और बोली क्यों नंबर सेव नहीं किया था क्या। उसके रूडली बोलने से मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया और मेरे मुंह से गलती से निकल गया भूल जा कि मैं तुझे कभी मैसेज करूंगा। इतना सुनते ही वह बोली बोल भी कौन रहा है तुमको मैसेज करने को, और वह भुनभुनाती हुई चली गई। उसके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने थोड़ा ज्यादा गलत ढंग से बात कह दी जो अक्सर मेरे साथ होता है। शाम को मुझे वह छत पर टहलती हुई मिली तो मैंने उसे समझाया कि मेरा बोलने का मतलब वैसा नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह था कि मैं मैसेज का वाउचर नहीं डालता क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तब तक उसका मूड भी ठीक हो गया था, वह भी हंसकर कोई बात नहीं कहकर चली गई। कुछ दिन बाद हमारे एग्जाम्स थे और प्रोजेक्ट बनाना था जिसकी वजह से रात के 9 से 10 बजे तक हमें कॉलेज में रुकना पड़ता था। उसी वजह से मेरे दोस्तों को पता चल गया था कि हमारी बात होती है। वे मुझे उकसाने लगे कि बात बढ़ा आगे नहीं तो अपनी कर लेंगे। कुछ दिन बाद मैंने भी मैसेज का रिचार्ज करा लिया और रात को जब सब सो जाते तो हम दोनों चैटिंग करने लग जाते। ऐसे भी चैटिंग करने से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी और दिमाग भी इधर उधर लगा रहता, तो मैंने सोचा कि आज पूछ ही लेता हूं कि आगे का क्या इरादा है। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी। तभी उसने रिप्लाई किया कि हाँ बोलो। मैंने मैसेज में कहा कि मैं उसे पसंद करता हूं। आप यकीन मानो मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब 10 मिनट तक उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मेरी हालत और खराब होने लगी। मैंने मैसेज में जल्दी से सॉरी लिखकर भेज दिया कि मैं मजाक कर रहा था और देखना चाह रहा था कि तुम क्या कहोगी। अब वह कहने लगी मैंने तुमको कभी उस नजर से नहीं देखा, न तुम्हारे बारे में कभी ऐसा ख्याल आया। उसकी ऐसी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैंने फिर से सॉरी लिखकर भेजा, मैं मजाक कर रहा था बस और कुछ नहीं। उसने कहा आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। मैंने भी कहा ठीक है नहीं करूंगा। अब कभी बड़ी दीदी से सामना हो जाता तो हमेशा की तरह वे खुद ही से हेलो हाय कर लेती। करीब 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन रात को करीब 11 बजे मेरे रूम के दरवाजे पर मुझे लगा कि शायद किसी ने खटखटाया है। मैं उठा और दरवाजा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। मैं वापस कमरे में आ गया और मूवी देखने लगा। 10 मिनट बाद मुझे फिर से खटखटाने की आवाज आई। दरवाजे के नीचे एक कागज गोलमोल रोल करके रखा था। मैंने कागज उठाया और कमरे में आ गया। कागज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था क्या हम नॉर्मली रहकर बात नहीं कर सकते। फिर मैंने उसी कागज पर अपना नंबर लिखकर लिखा कि मुझे मैसेज करो। उस कागज को मैंने वापस वहीं रख दिया। थोड़ी देर में मेरे फोन पर मैसेज आ गया कि बोलो। फिर कुछ दिन मैंने सिर्फ उतनी ही बात की जितना वह करती थी। 3-4 दिन बाद उसने मुझसे मैसेज में पूछा तुम तो बड़े शरीफ लगते थे और लड़कियों को प्रपोज करने वाले निकले। मैंने उसको बताया एक तो यह मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी को यह सब बोला था और दूसरा यह कि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाह रहा था क्योंकि मुझे पता है कि तुम रिलेशनशिप में हो। यह सुनकर वह कहने लगी नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुमको ऐसा किसने कहा। पर मैं इस बात पर अड़ गया कि मैंने सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चेक करने के लिए कहा था, बाकी कुछ नहीं। उस दिन मैं उसके दिमाग में यह बात डालकर सो गया कि मैं सिर्फ चेक कर रहा था। उसको मेरी यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि वह तो बहुत सुंदर है और सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं और यह कह रहा है कि यह सिर्फ मजाक कर रहा था। 1-2 दिन तक वह यही बात पूछने में लगी रही। उसको इस बात से इतनी बेचैनी हो गई थी कि उसकी नींद उड़ गई थी। मैंने मैसेज करके पूछा क्यों कॉल कर रही हो, तो उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगा क्योंकि अब वह मुझे सब कह रही थी। मैंने कहा मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए यह नाटक कर रही हो। वह कहने लगी नहीं सच में मैं तुमको पसंद करती हूँ। मैंने कहा मुझे तुम पर भरोसा नहीं है।
इसलिए तुमको पहले यह साबित करना होगा कि तुम सही कह रही हो। उसने कहा ओके, साबित कैसे करूं तुम ही बताओ। मैंने कहा कि तुम्हें मेरे साथ क्रिकेट खेलना होगा। कुछ देर तक तो वह फिर वही नाटक करने लगी कि नहीं ऐसा नहीं होता। अगले दिन जब मैं कॉलेज से आकर खाना बना रहा था, उन दिनों गर्मी के दिन थे तो सब सो रहे थे, उसी वक्त उसका मैसेज आया, मैं आ रही हूं। पर मैं रोटी बेलने में बिजी था तो मैसेज नहीं पढ़ पाया। इतने में वह मेरे किचन के दरवाजे पर आकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, तो वह बोली कि मैसेज नहीं पढ़ा क्या। मैंने फोन उठाया और मैसेज पढ़ा तो कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि वह मेरे साथ क्रिकेट खेलने के लिए राजी हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।